हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। पहली बात कि हम आप बात करेंगे कि जो हमारे वीडियोस आपको मिल रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं। क्या आपको कोई कठिनाई हो रही है? अगर कठिनाई हो रही है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से जरूर बताएं। आपका फीडबैक हमारे लिए सराहनीय है। चाहे वो आप किसी भी लेवल के हो, जरूर बताएं। कमियां अगर कुछ रह गई हो तो कमियों के बारे में बताएं, हमें अप्रिशिएट करें। ठीक है, चलिए, आपका फीडबैक हमारे लिए एक अप्रिशिएशन होगा। हम बात कर रहे हैं बैंकिंग के बारे में। जैसा आपको याद होगा, कल मैंने बैंकिंग के कुछ ओवरव्यूज के बारे में डिस्कशन किया था, बैंक्स के बारे में, बैंक हिस्ट्री ऑफ बैंक्स और बैंकिंग इन इंडिया। हमने कॉमर्शियल बैंक, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, उसकी बात करते हैं। आज हम बात करेंगे कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन से। इससे सवाल आ जाते हैं, तो हम उस फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक को आज डिस्कस करेंगे। तो जैसा मैंने कल बताया था कि बैंकिंग का मतलब, अकॉर्डिंग टू बैंकिंग कंपनीज एक्ट, बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसमेंट ऑफ लोन्स स्पेशली। तो इस तरीके से दीज आर द टू मेन फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। दैट मीन्स हम यहां पर कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस को मेनली हम दो पार्ट में बांटेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन। लेकिन आप जब बैंकिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे बैंकर्स आपको इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, बहुत सारे बुक्स में भी आपको मिल सकता है कंटिनेंटल फंक्शंस। ठीक है, तो आप उसको अलग सेपरेट करके पढ़े तब, चाहे इसमें हम प्राइमरी और सेकेंडरी करके पढ़ाएं तब। ऐसे आपको याद जानकारी के लिए मैं बता दूं, कंटिनेंटल फंक्शंस एक एक्स्ट्रा होता है। तो हम यहां प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस की बात करेंगे। रही बात प्राइमरी फंक्शन की, तो बैंकों का मुख्य जो फंक्शन है वो दो है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पीपल एंड एडवांसमेंट ऑफ लोन्स टू द पीपल। तो पहले हम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स की बात कर लेंगे और फिर एडवांसमेंट ऑफ लोन्स की बात करेंगे। जो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स है, बैंक एक्सेप्ट्स बोथ डिमांड डिपॉजिट्स एंड टर्म डिपॉजिट्स, बोथ डिमांड डिपॉजिट्स एंड टर्म डिपॉजिट्स। ठीक है, इसका मतलब ये कि कल मैंने डिस्कस करके बताया था एनबीएफसी के बारे में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो सिर्फ टर्म डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है। अब ये जो दो टाइप का डिपॉजिट्स बैंक एक्सेप्ट करती है, एक तो डिमांड डिपॉजिट्स और दूसरा टर्म डिपॉजिट्स। तो बैंक ऐसे नहीं कि कैश डिपॉजिट सीधे ले लेती है कि लाइए रख लेते हैं आपका पैसा। बैंक आपका अकाउंट मेंटेन करती है, यानी कि डिपॉजिट्स और विड्रॉल ये दोनों अकाउंट्स के माध्यम से किए जाते हैं। जैसे अगर बैंक में आपको पैसा जमा करना है या बैंक से पैसे लेने भी है तो आपको अकाउंट चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बैंक दोनों तरह के डिपॉजिट्स के लिए बैंक क्या करती है, पहले अपने कस्टमर का अकाउंट मेंटेन करती है या अकाउंट खुलवाती है। तो यहां पर डिमांड डिपॉजिट्स भी दो तरह के अकाउंट से लिए जाते हैं और टर्म डिपॉजिट दो तरह के अकाउंट में लिए जाते हैं। चलिए उस अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं। तो जो डिमांड डिपॉजिट्स है वो फर्दर क्लासिफाइड एज सेविंग डिपॉजिट्स एंड करेंट डिपॉजिट्स। सेविंग डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करने के लिए सेविंग अकाउंट, करेंट डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करने के लिए करेंट अकाउंट। अब ये सेविंग अकाउंट किसके लिए है, करेंट अकाउंट किसके लिए है, वो जानते हैं। सेविंग अकाउंट वैसे लोगों के लिए जो छोटे अपने स्मॉल, ठीक है, अमाउंट्स को क्या करते हैं, बचाते हैं, सेव करते हैं अपने इनकम से, और वह रेगुलरली अपने फ्यूचर के लिए सेव करके रखते हैं छोटे छोटे अमाउंट। जैसे स्टूडेंट्स वगैरह हो गए या किसान हो गए, यानी कि जिनकी रेगुलर इनकम का कोई सोर्स नहीं है, वो बेसिकली बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं। अब सेविंग अकाउंट भी अलग अलग बैंक कई एक तरह के अकाउंट ऑफर करती है, वो बेसिकली यहाँ मायने नहीं रखता है कि कौन सा बैंक कौन सा रखा, वो जनधन अकाउंट है कि कौन सा प्लस अकाउंट है, ठीक है, ये स्टार अकाउंट है, ये बैंक का अपना डिसीजन होता है। वो अपने फीचर्स के हिसाब से सेविंग अकाउंट का एक नाम देती है। लेकिन जो मेनली सेविंग अकाउंट का मतलब ये हुआ कि सेविंग अकाउंट किसके लिए है, तो जिसके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम का साधन नहीं है,
या फिर जिसे रेगुलर ट्रांजेक्शन्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक ह्यूज अमाउंट में ट्रांजेक्शन्स नहीं करते हैं, उनके लिए सेविंग अकाउंट है। क्योंकि ये छोटे छोटे वर्ग के लिए है तो बैंक इस पे सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस भी रखती है और कुछ आपको बेनिफिट भी देती है। बैंक सेविंग अकाउंट्स पे आपको प्रॉपर इंटरेस्ट देती है, यानी कि आप जो पैसे जमा करते हैं उस पे आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। बैंक कुछ आपसे चार्जेस वगैरह भी लेती है, जो फैसिलिटीज देती है उसके लिए, जैसे एटीएम के लिए या जो आपको एसएमएस मैसेजिंग करती है उसके लिए आपको चार्ज करती है। इसमें ट्रांजैक्शंस की भी लिमिटेशन होती है, ठीक है। अब ये बैंक टू बैंक डिफर करता है। जैसे अगर आप बहुत सारे बैंक में जाइएगा, सेविंग अकाउंट है तो आप जैसे 2 लाख 3 लाख, इससे ज्यादा आपको ट्रांजैक्शन नहीं करने देगा कि नहीं, इससे ज्यादा ये सेविंग अकाउंट है, आप इससे ज्यादा नहीं निकाल सकते। बहुत सारा काला अपना लिमिट है, तो बैंक टू बैंक डिफर करता है। एज वेल एज डेली ट्रांजेक्शन्स का भी लिमिटेशन होता है। सेविंग अकाउंट में मंथली शायद ट्रांजेक्शन्स मेरे हिसाब से 24 ट्रांजेक्शन्स होते हैं, यानी कि एक महीने में आप 24 ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, इधर डिपॉजिट और विड्रॉल। एटीएम ट्रांजेक्शन्स भी अब बहुत जगह पर लिमिटेशन हो गया है, बहुत सारा बैंक कोई 3 देता है, कोई 5 देता है, एटीएम से आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। तो ये सेविंग अकाउंट के रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको यहां पर इंटरेस्ट भी मिल रहा है, आप रेगुलर मेंटेन कर रहा है बैंक, तो ये। लेकिन वही जो करेंट अकाउंट है, इस पे कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप अप टू एनी अमाउंट क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। आप दिन भर में जितनी बार ट्रांजेक्शन करना है उतनी बार ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। कोई एक कैप नहीं होता है कि नहीं इतना ही तक आपको ट्रांजेक्शन करना है। लेकिन हाँ, करंट अकाउंट का मतलब होती है करंट, यानी कि चालू, इसको बोलते हैं चालू खाता, यानी कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। तो बैंक इस पे क्या करती है, सर्टेन चार्जेस आपसे लेती है, क्योंकि आप करंट अकाउंट को कभी भी आप पैसे के लिए आ सकते हैं, तो उसके लिए बैंक को क्या करना पड़ता है, रिजर्व रखना पड़ता है आपको, आपके अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। तो बैंक इस पे उल्टा आपसे चार्ज करती है, इंटरेस्ट भी आपको नहीं मिलता है। तो ये करंट अकाउंट के कुछ बैंक्स देती भी होगी। तो ये करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का रिस्ट्रिक्शन हुआ। सेविंग अकाउंट का मतलब जिसपे सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस है, और करंट अकाउंट हैविंग नो रिस्ट्रिक्शंस, जिसपे सर्विस चार्ज वगैरह बहुत सारे लिमिट होते हैं बाय बैंक्स। बट जो सेविंग अकाउंट है उस पे छोटा मोटा जो सर्विस चार्ज लगता है वो लगता है, जो मतलब जो फैसिलिटीज है एटीएम वगैरह का उसका चार्ज लगता है। ये हुआ डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब भी क्लियर कर ले कि डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब जो अवेलेबल ऑन डिमांड चेक्यूबल डिपॉजिट्स, यानी कि जिसके अगेंस्ट आप चेक इश्यू कर सकते हैं, वो डिमांड डिपॉजिट्स। इसके लिए आपको मैच्योरिटी का कोई नहीं है, आपका पैसा है, आप जब चाहे तब बैंक से आप डिमांड कर सकते हैं कि एनी मींस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। और अगर हम टर्म डिपॉजिट्स की बात करें, टर्म या टाइम डिपॉजिट्स भी इसको बोलते हैं, दैट मीन्स आप इस पे चेक इश्यू नहीं कर सकते। ये आपका पैसा तो है, लेकिन एक सर्टेन मैच्योरिटी पीरियड के बाद ही आपको ये पेएबल होगा। टर्म या टाइम यानी कि इट पेएबल ऑन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जो स्पेसिफाइड है, जितने समय के लिए आपने इसे डिपॉजिट किया है। अगर आप बीच में पैसा लेना चाहते तो ऐसा नहीं कि बैंक कहेगी कि नहीं नहीं देंगे, मिल सकता है, लेकिन इसमें क्या होगा कि बैंक को इससे क्या होता है, लॉस होता है, तो आपसे क्या कर लेगी, इस पे पेनाल्टी चार्ज करेगी उल्टा। अब जितना जल्दी आप, जैसे सपोज कीजिए 5 साल के लिए आपने पैसा रखा और आप 6 महीने में ही पैसा लेने पहुंच गए, तो बैंक को ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वो वैसे फंड में उसको इन्वेस्ट करती है जो ज्यादा रिटर्न दे, और 5 साल के बाद क्योंकि ग्राहक आएगा तो 5 साल के बाद देना है, लेकिन आप अचानक बीच में पैसे के लिए पहुंच गए, तो आपको इसमें क्या करेगी, बैंक सर्टेन पेनाल्टी चार्ज करेगी आप पर, और आपके अमाउंट से वो कटेगा वो पैसा। तो ये ध्यान रखना है, लेकिन पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन वही अगर आप 5 साल के बाद लेते हैं तो आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज विथ इंटरेस्ट जो हायर देन सेविंग अकाउंट होगा। तो ये अब ये जो टर्म डिपॉजिट्स है या जो टाइम डिपॉजिट्स है, इसके लिए भी
बैंक मतलब ये भी दो तरह का है, एक तो रेकरिंग डिपॉजिट और दूसरा फिक्स्ड डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ कि जिसमें आप बार बार डिपॉजिट करें छोटे छोटे अमाउंट करके, लेकिन समय पूरा होने पे पैसे मिलेंगे। और फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब ये हुआ कि आपको वन टाइम पे कर देना है, आप सर्ट जो स्पेसिफाइड टाइम है उसके बाद आपका वो पैसा मैच्योर हो जाएगा। तो ये रेकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी और एफडी, ठीक है। अब रेकरिंग ये जो ड्यूरेशन होता है आप मंथली कर सकते हैं, 3 महीने पे कर सकते हैं, 6 महीने पे, या एनुअल भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं। यूजुअली जो आरडी पे इंटरेस्ट रेट होता है वो एफडी की तुलना में कम होता है। एफडी पे हायर होता है, आरडी पे कम होता है, ठीक है। लेकिन दोनों की मैच्योरिटी क्या होगी, जितने पीरियड के लिए आपने जमा किया उसके बाद ही आपको पैसा मिलेगा। जैसे आप एलआईसी वगैरह करते हैं ना, तो एलआईसी इसको ना समझे, ठीक है, एलआईसी अलग चीज है, लेकिन इस तरह के कॉन्सेप्ट में आता है। तो एफडी और आरडी, आरडी पे इंटरेस्ट कम, एफडी पे इंटरेस्ट ज्यादा, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए अगर आप 5 लाख के लिए एफडी करते हैं तो 5 लाख आपको एफडी करना है तो एक साथ आपको पैसा दे देना होगा। लेकिन वही आरडी में अगर करते हैं तो जैसे सपोज कीजिए कि 5 साल के लिए करते हैं तो उसको मंथली वाइज बंटवा सकते हैं, 6 महीने के लिए या एनुअल पे, लेकिन पैसा आपको दोनों 5 साल पे ही मिलेगा। या 10 साल के लिए करे, 5 साल के लिए करे, 4 साल के लिए करे, तो पीरियड के बाद ही आपको वो पैसा मिलेगा। यूजुअली जो भारत में जो एफडी किया जाता है वो मिनिमम 7 डेज के लिए और मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए, 10 साल से अधिक का एफडी नहीं होता है, याद रखेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं मार्केबल, इन सब बातों को सीख कर आप जानकार बन सकते हैं, आप किसी को डायरेक्शन दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। तो मिनिमम एफडी कितने समय का, 7 डेज, और मैक्सिमम 10 ईयर्स, 10 साल से ज्यादा नहीं। तो ये आपके दो कह सकते हैं, जो पहला जो फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, डिमांड डिपॉजिट्स, टर्म डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स दो तरह के, सेविंग डिपॉजिट्स और करंट डिपॉजिट्स। टर्म डिपॉजिट्स भी दो तरह के, एक रिकरिंग डिपॉजिट्स और दूसरा फिक्स्ड डिपॉजिट। अब आजकल या जो मॉडर्न लाइफ है इसमें आपको बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो आपको हाइब्रिड अकाउंट प्रोवाइड करती है। ये भी जरा समझ लीजिए, ये हाइब्रिड अकाउंट क्या होता है। हाइब्रिड अकाउंट का मतलब यह हुआ कि जिसमें टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट दोनों की फैसिलिटी हो, वो हाइब्रिड अकाउंट है। जैसे आपने सपोज कीजिए कि आपने जैसे ज्यादातर प्राइवेट बैंक ऐसा करती है कि आपने सेविंग अकाउंट खुलवाया एचडीएफसी में, तो उसमें होता क्या है कि जैसे एक सर्टेन अमाउंट होगा कि इस लिमिट तक आपका जब तक पैसा होगा वो तब तक आपका सेविंग अकाउंट होगा, और जैसे ही उस लिमिट से ऊपर चला जाएगा तो जो ऊपर का पैसा होगा वो स्वतः कटकर एफडी में जमा हो जाएगा आपका, ठीक है। वो बैंक उसको लिक्विड करके एफडी में कन्वर्ट कर देती है, आपके परमिशन से, विथ योर परमिशन, अगर आप ऐसा ऑप्शन लेते हैं तो ये हाइब्रिड अकाउंट की फैसिलिटी, यानी कि आपको एफडी का भी फायदा मिल रहा है और सेविंग डिपॉजिट का भी फायदा मिल रहा है। बहुत सारी किताबों में आप देखेंगे क्या कि आपको यहां पर सेविंग अकाउंट को एक अलग टाइप ही दिया गया, मतलब इसको डिमांड डिपॉजिट्स में अलग से कंडीशनल, क्योंकि सेविंग अकाउंट में सर्टेन कंडीशंस होते हैं टाइमिंग का, क्यों ये डेली ट्रांजेक्शंस या मंथली ट्रांजेक्शंस या वीकली ट्रांजेक्शंस का, तो इसको अलग छांट कर दिया गया है। तो आप जैसे पढ़े, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। अब रही बात की एडवांसमेंट ऑफ लोन्स, बैंक क्या करती है, सारे पैसे तो ऐसा नहीं कि अपने पास रखती है, अपने पास रखेगी तो फिर इंटरेस्ट कहां से देगी या बैंक चलेगा कैसे। तो बैंक उस डिपॉजिट्स का कुछ रिजर्व रखकर बाकी पैसे को लोन एडवांस करती है। अब बैंक जो लोन एडवांस करती है वह भी 3 तरह के अकाउंट में करती है, या 3 तरह के अकाउंट लोन प्रोवाइड करती है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि पैसा जमा करना है या पैसा लेना है, दोनों के लिए अकाउंट चाहिए। बैंक जो लोन ऑफर करती है एज पर आवर सिलेबस वो 3 तरह का, एक डिमांड क्रेडिट, एक कैश क्रेडिट और दूसरा शॉर्ट टर्म क्रेडिट। एक डिमांड क्रेडिट, कैश क्रेडिट एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट। चलिए हम बात करते हैं पहले ये कैश क्रेडिट की। कैश क्रेडिट का मतलब क्या हुआ कि सपोज कीजिए आपने बैंक से लोन लिया, 10 लाख आपको लोन मिला, 10 लाख आपको लोन सैंक्शन कर दिया गया, लेकिन इसमें खासियत क्या है कि उसमें उतने ही अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा जितना आप यूज करेंगे। जैसे 10 लाख में आपने मान लिया जब 2 ही लाख यूज किया
तो सिर्फ आपको इंटरेस्ट कितने का पे करना है, ओनली 2 लाख का, 8 लाख का इंटरेस्ट आपको पे नहीं करना है। हाँ, इसकी कोई मैच्योरिटी नहीं होती है कि आपको इतने समय के लिए मिलेगा, कोई स्टेटेड मैच्योरिटी नहीं है। जैसे लोन होता है ना कि हम 5 साल के लिए लिए, 2 साल के लिए, लेकिन इसकी कोई मैच्योरिटी नहीं है। इस ऐसे खासियत है इसमें, क्योंकि आपको बैंक सारे अमाउंट पे लोन चार्ज नहीं कर सकती है, नहीं कर रही है। तो यह सबके लिए उपलब्ध भी नहीं है, ये बेसिकली किसके लिए है, तो जो बिजनेसमैन वगैरह है, ट्रेडर्स है, उसके लिए है। जो डिमांड क्रेडिट है, नाम से स्पष्ट है, डिमांड क्रेडिट, यानी कि आपको जो लोन दिया गया बैंक के द्वारा, वो बैंक जब भी डिमांड कर देगी, रिकॉल्ड ऑन डिमांड, व्हेनेवर बैंक डिमांड टू पे द लोन, आपको पे करना पड़ेगा। और ये बेसिकली किसके लिए है, जो सिक्योरिटी ब्रोकर्स वगैरह है उसके लिए, यानी कि जिसको अचानक पैसे की जरूरत पड़ गई, फिर पैसा आ गया, फिर हम पे कर लिए, तो उस केस में ये आपको पैसे की जरूरत इससे पड़ सकती है। तो डिमांड क्रेडिट और कैश क्रेडिट में अंतर यह है कि कैश क्रेडिट जितना अमाउंट यूज होगा उतने ही पे इंटरेस्ट लगेगा, डिमांड क्रेडिट में जितना पैसा आपको दिया जाएगा उतना का इंटरेस्ट आपको चुकाना पड़ेगा, और साथ साथ जब भी बैंक रिकॉल करेगी आपको पैसा तुरंत चुकाना होगा, इसकी भी कोई मैच्योरिटी नहीं होगी। तो एक सिमिलरिटी ये है कि न कैश क्रेडिट की कोई मैच्योरिटी है और न ही डिमांड क्रेडिट की कोई मैच्योरिटी होती है। जो थर्ड वन है हमारा शॉर्ट टर्म क्रेडिट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट में क्या है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट बेसिकली क्या है कि जो पर्सनल लोन हम लोग यूज करते हैं एज अ पर्सनल लोन, ये लेस देन 1 ईयर के लिए होता है। कितने समय के लिए, लेस देन 1 ईयर के लिए। ये बेसिकली जो जनरल लोन्स जिसको हम लोग कहते हैं, इसकी मैच्योरिटी होती है 1 साल से कम, यानी कि लेस देन 365 डेज। अब सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि सर हम लोग तो लोन 3 साल 4 साल 5 साल के लिए लेते हैं, आप कह रहे हैं कि पर्सनल लोन 1 साल का ही, 1 साल से कम का ही होता है, वो भी 1 साल पूरा नहीं होना चाहिए। तो देखिए समझिए जरा इस लोन की प्रोसेस को। आपको लोन एक्चुअल में 1 साल के लिए ही दिया जाता है। आप अगर 1 साल से अधिक लोन चलाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा कि नेक्स्ट ईयर वो लोन का जो अमाउंट होगा विथ इंटरेस्ट वो सम कर लिया जाता है, यानी कि जो अमाउंट हो गया टोटल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और फिर वो री इश्यू हो जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। क्योंकि बैंक अपना जो क्लोजिंग स्टेटमेंट देती है मार्च में, वो री इश्यू कर दिया जाता है। सपोज कीजिए दूसरे साल भी आप नहीं चुकाए, तो फिर दूसरे साल का जो प्रिंसिपल अमाउंट हुआ पिछले साल का लेकर और प्लस उस साल का इंटरेस्ट, वो जोड़कर फिर री इश्यू हो जाएगा अगर आप इंटरेस्ट नहीं चुका रहे हैं तो इस तरीके से वो री इश्यू होता चला जाता है। लेकिन एक्चुअल में लोन आपको कितने समय के लिए दिया गया, लेस देन 1 ईयर के लिए ही दिया गया। इसको आप एकदम कंठस्थ कर ले, समझ ले, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि 10 साल के लिए लोन मिलता है, ठीक है। वही जब री इश्यू होते हुए आप नहीं चुका पाते हैं एक सर्टेन मैच्योरिटी के बाद भी, तो वो एनपीए घोषित हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अक्सर सुनते होंगे, ठीक है, कि एनपीए घोषित करे। बड़े बड़े जो कह सकते हैं व्यापारी लोग हैं, देश के कर्ता धर्ता, 1000 करोड़, कोई 10,000 करोड़, कोई 5,000 करोड़ पैसा लेकर फरार। जैसे हमारे माल्या साहब है, मोदी, नीरव मोदी अभी जो हमारे लेटेस्ट हैं। ये सब क्या है, ये सब बड़े बड़े अमाउंट लेकर गायब हो चुके हैं, लोन चुका नहीं रहे हैं। अब वही कोई गरीब हो तो उसके लिए तो खैर बहुत सारे सिस्टम है, बहुत सारे तरीके हैं चुकावाने के। उसका जमीन जायदाद घर ये सब गिरवी करता है, उसको जेल में रख दिया जाता है, पकड़ दिया जाता है। लेकिन अगर जो करोड़ों लेकर उड़ गया उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। देखिए दुख यहां लगता है कि अगर आप 5,000 रुपये अगर बैंक से लोन नहीं लेते हैं तो आपको नोटिस पे नोटिस दिन रात आता है, आपको डर लगता है कि कहीं पुलिस पकड़ के ना ले जाए, ले भी जाती है। लेकिन जो अगर बहुत बड़ा अमाउंट लेकर चला गया उसके लिए है, प्रोसीजर सेम है उसके लिए, लेकिन उसके लिए कोई ऐसा नहीं है डर, उसको कोई डर नहीं है। और वो बैंक हार कर अंत में उसको एनपीए घोषित कर देती है, ठीक है। और उसके बावजूद भी अगर वो रिकवर नहीं हुआ तो बैड डेब्ट में चला गया, ठीक है। तो ये जरा समझिए इस खेल को
चलिए हम उन मुद्दों पे ना जाए, हमारा काम राजनीति करना नहीं, हमारा काम है आपको पढ़ाना, एनपीए हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन हम एक प्रोसीजर समझा रहे हैं कि एनपीए कैसे घोषित किया जाता है या बैड डेब्ट कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो आपने समझा कि एडवांसमेंट ऑफ लोन 3 तरह के, कैश क्रेडिट, डिमांड क्रेडिट, शॉर्ट टर्म क्रेडिट। कैश क्रेडिट में जितना अमाउंट मिला उतने अमाउंट की जितना अमाउंट मिला उसमें आप जितना यूज करेंगे उतना ही इंटरेस्ट लगेगा, कोई मैच्योरिटी नहीं। डिमांड क्रेडिट, रिकॉल्ड ऑन डिमांड, जितना अमाउंट आपको मिला उतने अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट लगेगा, कोई मैच्योरिटी नहीं। और तीसरा जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट है, इसकी मैच्योरिटी होती है लेस देन 1 ईयर, जिसको हम शॉर्ट टर्म लोन के नाम से जानते हैं। और ये जनरल सबके लिए है, जो किसान वगैरह है या और सारे जो लोग हैं उनके लिए ये लोन है। तो ये 2 मेन फंक्शंस है जो प्राइमरी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसमेंट ऑफ लोन्स। हम इतना ही रहने देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टर्म से आपको समझना आसान हो, तो हम ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हुए ना सिलेबस हम बहुत ज्यादा भागे ना, हम छोटे छोटे टर्म में डील करें। तो आप पहले इन 2 चीजों को डील करें, इसमें बारीकी से समझे। और कुछ भी आपको जानकारी आपको लेनी हो तो आप हमें पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको वो सारी जानकारियां दे सकता हूं, ठीक है। लेकिन कब, जब आप अपना इंटरेस्ट जगाएंगे तब तक के लिए इतना ही। आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, टेक केयर एंड बाय।